पश्चिम बंगाल जनपद दिनाजपुर थाना बालूर घाट के पास एक नदी बहती है, आत्रेय नदी। और आत्रेय नदी के किनारे बहुत ही हलचल भरा माहौल है। सुबह का वक्त है, भीनी भीनी हवा चल रही है, सुहावना मौसम है। तभी लोग देखते हैं वहां पर कुछ मुर्दाखोर जानवर इकट्ठा हो रखे हैं और किसी जानवर की लाश को बड़ा नोच नोच के खा रहे हैं। लोग देखते हैं, समझते हैं कि कोई जानवर मर गया है, मुर्दाखोरों की दावत हो रही है। जो मुर्दाखोर पक्षी होते हैं जैसे चील, बाज, गिद्ध वगैरह उस टाइप के, वो भी आसमान में मंडरा रहे होते हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ जो उत्सुक लोग होते हैं वो देखना चाहते हैं कि किसकी लाश है, कौन सा जानवर मरा, उसे देखने के लिए आगे की तरफ जाते हैं। तो आगे देखते हैं कि जाकर कि वहां पे कोई जानवर नहीं, किसी इंसान की लाश पड़ी है, जो कि धड़ है, सिर्फ सर अलग है, यानी उस लाश में सर नहीं है। तुरंत अफरा तफरी वहां पे मच जाती है, भगदड़ मच जाती है। तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच शुरू हो जाती है। पोस्टमार्टम के लिए उस धड़ को भेजा जाता है, लेकिन कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उस पर सर ही नहीं था। उसकी शिनाख्त होना नामुमकिन था। उसके बाद में ये मामला यूं ही चलता रहा। कुछ दिन बाद पोस्टमार्टम के बाद में उसका जो सरकारी खर्चे पर ही उस धड़ का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद मामला शांत सा हो गया। लेकिन लगभग 10 दिन बाद दोबारा ये मामला ऊपर आया, जब वही मुर्दाखोर दोबारा से उसी जगह पर फिर एक किसी चीज को खोद के खा रहे थे। और लोगों ने जब देखा तो वो कुछ और नहीं, एक सर था, मानव सर था। लोगों ने उन मुर्दाखोरों को पत्थर मार के भगाया वहां से अपनी जगह से और पुलिस को कॉल किया। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची तो उन्होंने उस सर को अपने कब्जे में लिया और जांच के लिए फॉरेंसिक भेज दिया। जो सर की हालत थी, लगभग शत विशत हो चुका था। जो मुर्दाखोर जानवर थे उसे आधे से ज्यादा खा चुके थे, उसको भी पहचान पाना नामुमकिन था। फिर भी फॉरेंसिक जांच में उसको भेजा गया। उसके बाद पता चला कि इस व्यक्ति की उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास में है और जो मृत्यु का कारण बताया जा रहा है वो सर कलम करके मार देने की जो वारदात सामने आ रही है। और कुछ जो आसपास खोजा गया, कोई भी हथियार भी कुछ बरामद नहीं हुआ। उसके बाद भी जांच चलती रही, लेकिन जो सर को जब उसकी शिनाख्त करने के लिए कुछ और तरीका नहीं कुछ समझ में आया, तो पुलिस ने उसका ग्राफिक के जरिए फोटो निकाला और जो कंप्यूटर ग्राफिक के जरिए फोटो निकाली, उस ग्राफिक के जरिए उस स्कल का एक पूरा फोटो बना के जितने भी थाने थे सब में सर्कुलेट कराए, ताकि कोई उसको पहचान सके। अपने थाने में भी उन्होंने रखे हुए थे। ऐसे करते करते काफी टाइम निकल गया, 8 महीने के करीब निकल गए, लेकिन अभी तक इस मामले की कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा, कोई भी शिनाख्त नहीं हो पाई, किसी ने भी उस लाश की पहचान नहीं करी। लेकिन रूटीन से जो भी कोई आता था उस थाने के में बालूर घाट के अंदर में, वो सबको वो फोटो जरूर दिखाते। तो ऐसे ही 8 महीने के बाद एक व्यक्ति उस बालूर घाट थाने के अंदर आता है किसी काम से, तब वो थाने के जो अध्यक्ष होते हैं उसको वो फोटो दिखाते हैं और वो थोड़ी देर कुछ उसको देखता है। देखने के बाद में बोलता है कि ये तो अपने कालिदास जी हैं। तो वो कहते क्या आप इनको पहचानते? कहते हाँ ये पहचानते हैं, लगभग 8 महीने के पहले ये लापता हो चुके थे। तब जो थाना अध्यक्ष होता है उसको पूरी कहानी बताता है कि इस तरीके से हमें इनकी लाश मिली है, 2 टुकड़ों में ऐसे ऐसे अलग अलग जगहों पे मिली है, 10 दिन बाद उनका सर मिला है। तो वो पूरी तरीके से चौंक जाते हैं और वो बताते हैं कि वो हमारे जो कॉलोनी है वहीं पर ही रहते हैं। तो कुमारगंज कॉलोनी के रहने वाले हैं और उन्होंने तुरंत कुमारगंज कॉलोनी के थाने में तुरंत रिपोर्ट भेजी। वहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं सौम्यजीत राय जी, उनको ये सारी रिपोर्ट भेजी और सौम्यजीत राय ने अपने स्तर पर ही जांच करनी शुरू करी। और उनकी जो जांच में जो पूरी कहानी सामने आई, बेहद ही चौंकाने वाली कहानी सामने आई। दरअसल जो ये कालिदास जी हैं ये बेहद ही संपन्न तरीके से रहने वाले व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे और समाज में उनकी एक प्रतिष्ठा थी, किसान परिवार से थे और धन वगैरह की कोई कमी नहीं थी। इनकी एक पत्नी है 45 वर्षीय जिसका नाम है सोना दास और उनके 2 पुत्र हैं और एक पुत्री है, जो दोनों सब पढ़ रहे होते हैं। अच्छी संपन्न फैमिली है, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं, समाज में अच्छी इज्जत है। लेकिन इनकी गृहस्थी को और इनके परिवार को नज़र लगी अप्रैल के महीने में। 22 अप्रैल को सोना ने एक रिपोर्ट लिखाई थी अपने पति के लिए कि मेरे पति गुमशुदा हो चुके हैं। और उसके बाद में ये सारी जो शिनाख्त की जो उनकी करी जा रही, जो कार्रवाई करी जा रही थी, तो उन्हें जो सौम्य दास होते हैं उनको याद आता है कि जो रिपोर्ट इस तरीके से लिखाई गई थी, इस तरीके की सामने आई है। वो मन बनाते हैं कि चलो मैं उनके घर जाता हूँ और वो घर जाते हैं। तो घर जाने के बाद क्या देखते हैं कि जो सोना दास होती है, यानी जो उसकी कालिदास की पत्नी होती है, वो पूरी सुहागन रूप में होती है, चूड़ी वगैरह, मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, पूरी लाल तरीके की साड़ी वगैरह पहनी होती है। वो चौंक जाते हैं पहले तो, फिर उनको लगता है कि इनको शायद अभी तक नहीं पता है कि उनके पति अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इसलिए इस तरीके से वो रह रही हैं।
फिर उनको सोचते हैं कि मैं किस तरीके से इनको जानकारी दूं कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो कुछ बहाना ढूंढते और बहाना ढूंढने के बाद में उनको बताते हैं तो कहती नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो मेरे पति जिंदा है, मैं मान ही नहीं सकती, आप एक सुहागन को विधवा बता रहे हो। इस तरीके की कहानियां गढ़ती है और वो नहीं मानती है। उसके बच्चे भी आ जाते हैं, वो भी मना करते हैं कि इस तरीके से कोई वारदात नहीं हुई, मेरे पिताजी गुमशुदा है, लेकिन वो मिल जाएंगे, हमें पूरा यकीन है। लेकिन कार्यवाही चलती रहती है। सोमरजीत जो लोग होते हैं आसपास के सबसे पूछताछ वगैरह करते हैं, फिर उनके निजी जीवन के बारे में भी फिर जांच शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको कुछ शक होता है। तो सोमरजीत उनके निजी जीवन होते हैं, जो सोना दास और कालीदास के निजी जीवन के बारे में जांच शुरू करते हैं। तो जांच में जो कहानी सामने आती है बेहद ही चौंकाने वाली है। कहानी सामने आती है, उसमें पता चलता है कि जो कालिदास थे उनके जो 3 बच्चे हैं, उनमें से 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। तीनों की पढ़ाई के लिए उन्होंने एक घर में ट्यूटर रखा हुआ था। उस ट्यूटर का नाम था प्रज्वलन करके एक ट्यूटर था, जो उनके घर में प्रजन्नजन करके ट्यूटर था, उनके घर में आता था और उन बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन बच्चों को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो एक कोई 6ठी तक, कोई 7वीं तक, कोई 9वीं तक पढ़े। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और पढ़ाई छोड़ने के बाद में उनका जो दिल था उसमें नहीं लगता था पढ़ाई में, और वो चाहते थे कालिदास की मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मेरे बच्चे अच्छी तरीके से पढ़े, मेरी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, समाज में पढ़ाई का बहुत ही वैल्यू है, इस तरीके से वो चाहते थे। लेकिन बच्चों ने उनकी आशाओं पे पानी फेर दिया। तो बड़े निराश हुए। उसके बाद सोचने लगे कि कैसे इनको समझाऊं, कैसे मैं बताऊं। तो एक दिन प्रजनन जो होता है वो वापस घर में आता है और उनको बोलता है कालिदास को कि आपके बच्चे नहीं पढ़ना चाहते तो क्या हुआ, आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी पत्नी को पढ़ा सकते हो। तो हंसते हैं, पहले कहते हैं कि इस अधेड़ उम्र में अब वो क्या पढ़ने जाएगी। तो उसको बताता है कि प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में आप उनका एडमिशन करा दो। तो मना करता है कि मेरा एक समाज में एक रुतबा है, रसूख है, मैं कैसे उसको बाहर भेजूं। तो थोड़ी देर सोचने के बाद वो खुद बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा प्रस्ताव मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पढ़ाई करानी है और मेरा मन है कि मेरे घर में भी कोई पढ़े लिखे लोग हों, और काफ़ी टाइम से आप हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप एक काम करो, सोना को आप ही पढ़ा दो। अब उसने कहा ठीक है, मैं पढ़ा दिया करूँगा, मैं आपके घर आ जाऊँगा और सोना जो उनको है, आपकी पत्नी को मैं पढ़ा दिया करूँगा। अब उसके बाद में वो प्रजनन जो था वो घर में आना जाना उसका शुरू हो गया और उसको पढ़ाने लगा। लेकिन जब उसको पढ़ाता था सोना देवी को, तो बच्चे उसके पास में बैठे रहते थे, पति भी पास में बैठा रहता था, तो उनको शायद कोई मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जो ये बात थी उनकी इस तरीके से थी क्योंकि उनके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन था, दोनों मंद मंद मुस्कुराते रहते थे। ये बात थोड़ी शक वाली तब हुई क्योंकि इन्होंने जो पूरी कहानी रची थी सिर्फ इसीलिए रची थी कि दोनों का मिलन हो पाए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। और जो क्योंकि कालिदास तो एक तरीके से सन्यासी जीवन जी रहे थे, उन्हें किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था घर गृहस्थी के जो होते हैं कि उनकी पत्नी है या उसमें कुछ भी इंटरेस्ट टाइप का दिखाए। लेकिन देखने में उनकी पत्नी बेहद ही खूबसूरत थी, अभी भी उम्र से छोटी लगती थी और अपने आप को मानती भी नहीं थी और अपने आप को काफ़ी मेंटेन किया हुआ था। और जो प्रज्वलन जो उनके घर में आता था ट्यूटर, वो भी 50 वर्ष का था, 1.5 उम्र का आदमी था। उसकी भी कोई पत्नी नहीं थी, उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उसके 2 बेटे थे जो नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी, वो खुद भी सरकारी स्कूल में टीचर होता। और यानी कुल मिला के जो प्रजनन जो है वो भी अकेला ही है। अब दोनों की जो ख्वाहिशें हैं जोर मारने लगी, उनके अंदर जो एक वासना थी एक जागने लगी, क्योंकि जो सोना देवी थी, सोना दास थी, उसकी जो इच्छाएं हैं कालिदास पूरी नहीं करता था, उसकी जो अंदर की वासना जागने लगी और दोनों के अंदर में प्रेम पैदा हो गया, दोनों ट्यूटर जो उनके घर में आता था। इसके चलते चलते उन्होंने ये सारी कहानी रची थी, उसमें वो सफल भी हुआ, सोना को पढ़ाने घर आने भी लगा। लेकिन वो बच्चे जब बीच में बैठने लगे तो उसको ने सोचा कि अब हम अपनी जो छेड़खानी है या हम अपनी जो कहानी किस तरीके से आगे बढ़ाए, क्योंकि जब पहले भी प्रजनन घर में आता था तो वो उसको छेड़ नहीं पाता था, यानी बातचीत नहीं कर सकता था। बस जो 2-4-5 मिनट का टाइम मिलता था उसको उतनी देर में कोई छेड़खानी कर लेता था, उतनी देर में उनकी कुछ भी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती थी। तो उन्होंने एक कहानी गढ़ी थी कि इस तरीके से हम करते हैं और ये सब चीज़ें हमारी जो इच्छाएं हैं पूरी हो सकेगी। लेकिन बच्चे बीच में बैठने लगे तो सोना ने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। उसके बाद उसने बहाना बनाया कि मुझे तो शर्म आती है, मैं कमरे में अलग से पढ़ूंगी। तो वो अंदर कमरे में जाके पढ़ने लगी और कमरे भी अंदर से बंद करके पढ़ने लगी। उसके बाद दोनों के बीच में प्रेम लीला शुरू हो जाती है, दोनों के अंदर वासना का खेल शुरू हो जाता है और दोनों खूब जो मज़े करते हैं, उनकी जो इच्छा पूरी हो जाती है जो वो चाहते हैं। ऐसे काफ़ी दिन तक चलता रहता है, लगभग 6 महीने तक ये सब चीज़ें चलती रहती है। लेकिन कालिदास को कुछ शक होता है तो ताक झाँक करना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो ताक झाँक करता है उसके बाद उसे कुछ पता चलता है तो वो
सोचता है कि क्या इस औरत को ये इस उम्र में सूझी, अधेड़ उम्र में 45 वर्ष की उम्र इसकी ज़्यादा हो चुकी है और अब ये सब चीज़ें कर रही है। जब जवानी में तो उसने इस तरह के कोई काम किया नहीं, अब इसकी ये क्या सूझी, पागल हो गई है। उसने तो प्रजनन जो घर में आता था ट्यूटर, उसको डांट फटकार के भगा दिया और जो सोना थी वो घर में उससे माफ़ी मांग के रहने लगी, कहती अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन दोनों के अंदर से जो ख्वाहिशें थी जोर मार रही थी, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। तो दोनों मिलकर कुछ प्लान करते हैं, वो सोचते हैं कि क्यों ना कालिदास को ही रास्ते से हटा दिया जाए, तभी हमारी इच्छाएं पूरी हो सकेंगी। तो एक दिन क्या होता है कि वो जो कालिदास होता है, कालिदास को वो जो है जहर दे देती है। उसकी पत्नी सोना देवी 21 अप्रैल को काली बाबू को जो वो जहर दे देती है रात को, और फिर वो प्रज्वलन को बुलाती है और प्रज्वलन एक जो मांस काटने वाला एक चाकू होता है उसको लेकर आता है और उससे उसका सर धड़ से अलग कर देता है और उसे जो बोरे में पैक करके साइकिल पे रख के नदी के किनारे ले जाता है, हर धड़ को फेंक देता है और सर को गाड़ देता है। इस तरह करके वापस आ जाता है और अगले दिन जो है उसकी रिपोर्ट, गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है, जो सोना देवी है वो रिपोर्ट कराती है जो बालूरघाट थाने में, और शांति से बैठ जाती है और कोई कुछ पता नहीं चलता। 8 महीने बीत जाते हैं। 8 महीने बाद ये पूरी कहानी जब सामने आती है, जब शक्ति से उससे पूछा जाता है, तो जो सोना देवी है बीच में अपने बेटे को लेकर लापता हो जाती है। तो जो उधर थाना अध्यक्ष सौम्यजीत राय थे, उनका शक और भी गहरा हो जाता है और जब वो वापस आती है अपने आप ही आने के बाद सारी कहानी को थाने के अंदर पहुंचकर बताती है कि कैसे कैसे उसने ये सब किया और क्यों किया, क्या वजह थी। उसने बताया कि अब जो वो ट्यूटर जो घर में आता था वो भी उसे ब्लैकमेल करता है और मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। वो चाहता है कि अपनी सारी संपत्ति उसके नाम पे कर दो। मेरे बेटे को जब जैसे ही पता चला तो वो मुझे लेकर जाना चाहता था, चला जाता ना चाहता था, कहता था कि मेरे पिताजी चले ही गए हैं तो मैं अपनी माँ को तो कम से कम बचा ही लूँ। ये सोचकर मैं उसे लेकर चला गया था, मैं अपनी बेटे को लेकर चली गई थी। लेकिन मुझे जब ये हुआ कि इस तरीके से भागने से कुछ नहीं होगा, सच सामने आएगा, तो मैं खुद ही इस चीज़ को बताने के लिए आपके पास आ चुकी हूँ कि हमने मिल करके ऐसे ऐसे ये घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने पूरी जो मामला है अपने पास दर्ज कर लिया है और जो था आईपीसी की धारा के 72 2012 के तहत 202A और 34A 19 दिसंबर को प्रज्वलन और सोना दास को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और 20 दिसंबर को दोनों को हवालात भेज दिया गया, जहां पर उन दोनों का केस चल रहा था। उसके बाद जो पूरी केस की पैरवी की जाए। दोस्तों, इस घटना में आज जो इतना भी हमने सुनाया है, बस आज के लिए बस इतना ही। नई घटना के साथ, नई कहानी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।